हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद्स नर्सिंग फाइल पर। टुडे वीडियो विल लर्न अबाउट द नर्सिंग केयर प्लान ऑन cirrhosis of liver. This is very important topic for nursing student, means how we make the nursing care plan or NCP on cirrhosis of liver. तो आइए देखते हैं हम किस तरह से नर्सिंग केयर प्लान तैयार करते हैं पेशेंट विद cirrhosis of liver. Nursing care plan for patient with cirrhosis of liver. Nursing care planning for patient with cirrhosis of liver includes promoting rest, providing adequate nutrition, skin care, reducing risk for injury and monitoring and managing complications. मीन्स हमारा नर्सिंग केयर प्लान का मुख्य उद्देश्य है जो पेशेंट सिरोसिस ऑफ लीवर का है उसका हमको हेल्थ प्रमोट करना है, उसको रेस्ट प्रोवाइड कराना है, उसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है, स्किन केयर प्रोवाइड कराना है, इसके साथ साथ इंजरी के रिस्क से उसको बचाना है और उसको कॉम्प्लिकेशन से हमको प्रिवेंट करना है। तो ये हमारा ओवरऑल गोल रहेगा नर्सिंग केयर प्लान में। नेक्स्ट, नर्सिंग केयर प्लान का फर्स्ट स्टेप नर्सिंग असेसमेंट. Nursing assessment focuses on the onset of the symptoms and the history of precipitating factors, particularly long-term alcohol abuse as well as dietary intake and changes in the patient's physical and mental status. The patient's past and current pattern of alcohol use, duration and amount are assessed and documented. It is also important to document any exposure to toxic agents encouraged in the workplace or during recreational activity. Next assessment है the nurse assess the patient mental status through the interview and other interactions with the patient, orientation to the place, person and time. The nurse assess nutritional status which is of major importance in cirrhosis by daily weights and monitoring of plasma protein, transferrin and creatinine level. These are the nursing assessment in first step of nursing care plan. देन हमारा अगला स्टेप होगा नर्सिंग केयर प्लान का नर्सिंग डायग्नोसिस. तो देखते हैं. नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर फर्स्ट, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएडुकेट डाइट, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग एंड एबनॉर्मल बावल फंक्शंस. मीन्स पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्बैलेंस है, करेक्ट नहीं है, पेशेंट माल नरिश्ड लगता है ड्यू टू एनोरेक्सिया, वोमिटिंग और कुछ एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस. तो ये हमारा गोल होगा. पेशेंट एक्सपीरियंस नो फर्दर साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन. मीन्स हमको पेशेंट का माल न्यूट्रिशन ठीक करना है. आगे हमें किसी भी प्रकार का ऐसा साइन नहीं देखे कि हम कह सकें कि ये पेशेंट माल नरिश. मीन्स हमको एक तरह से माल नरिशमेंट ख़त्म करना है. इसके लिए हम इंटरवेंशंस कौन कौन से यूज़ करते हैं. फर्स्ट, मेजर डाइटरी इनटेक बाई कैलोरी काउंट, encourage patient to eat, weight measurement, encourage patient to eat all meal including supplementary feedings, give small frequent meals, restrict intake of caffeine, gas producing or spicy and excessively hot or cold food, encourage frequent mouth care before meal and recommend cessation of smoking, provide testing on the possible negative effect of smoking, provide tube feedings, TPN if indicated. तो ये हमारे सारे थे इंटरवेंशंस जिसमें हमने पेशेंट का डाइटरी मैनेजमेंट किया. मीन्स पेशेंट किस तरह का डाइट ले रहा है, कितने इंटरवल पर डाइट ले रहा है, वेट मेजरमेंट करेंगे हम इसमें, और पेशेंट को स्मॉल फ्रिक्वेंट मील देंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेकिंग द फूड एंड गिव स्मॉल मील एंड फ्रिक्वेंट मील. और किसी भी प्रकार का ऐसे पदार्थ जो इंटेस्टाइन को एक्साइट करेंगे, कैफीन, बेवरेजेस
अल्कोहल, हॉट एंड कोल्ड फूड्स इनको अवॉइड करना है पेशेंट को। फ्रिक्वेंटली माउथ वाश, ओरल केयर कराना है बिफोर द मील, जिससे कि वो ठीक से खाना खा सके, उसको खाना अच्छा लगे। एंड प्रोवाइड ट्यूब फीडिंग, यदि पेशेंट मुंह से नहीं खा पा रहा है, उल्टी कर रहा है, तो ट्यूब फीडिंग या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन हम इंडिकेट करेंगे। तो दीज आफ्टर दीज इंटरवेंशंस वी फाइंड द एवेल्यूशन नो साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन, मीन्स ये सारे इंटरवेंशन करने के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट अब तो पहले से थोड़ा अच्छा है, देयर इज नो माल नरिशमेंट इज प्रेजेंट विद द पेशेंट। दिस इज आवर फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, दैट इज द imbalanced nutrition less than body requirement related to inadequate diet, anorexia, vomiting and abnormal bowel functions. Nursing diagnosis number second, cirrhosis of liver का excessive fluid volume related to the compromised regulatory mechanism, means due to disease condition there is abnormal regulatory mechanism that lead to the excessive fluid volume. हमारा गोल होगा डेमोस्ट्रेट स्टेबलाइज फ्लूइड वॉल्यूम, नर्सिंग इंटरवेंशंस, मेजर इनटेक एंड आउटपुट, वेट डेली, मॉनिटर बीपी, असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस, नोटिंग increased respiratory rate, dyspnea, restrict sodium and fluid as indicated. These increase the reabsorption of the fluid, then we restrict the sodium. Next, administer medications as indicated like diuretics, spironolactone, aldactone, furosemide. These diuretics secrete or remove the fluids from the body and encourage bed rest when ascites is present. Means abdominal distension is called ascites. If this is present, then provide the bed rest to the patient. Measure abdominal girth, means measure the abdominal circumference with the ascitic patient. Next, assess degree of peripheral edema ड्यू टू इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। ये अपन को सारी चीज़ें करना है। आफ्टर दीज इंटरवेंशंस, दिस डायग्नोसिस, वी फाइंड दैट द एवेल्यूशन दैट नाउ फ्लूइड वॉल्यूम स्टेबलाइज, मीन्स पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम है वो पहले जितना एक्सेस नहीं है, वो अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है। तो ये था हमारा सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस। नाउ दिस इज आवर थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस, दैट इज रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। इसमें गोल होगा मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, मीन्स ड्यू टू डिजीज कंडीशन देयर इज स्किन integrity is disturbed, then our goal is to maintain skin integrity. Here the nursing interventions of this diagnosis: inspect pressure point and the skin surface closely and routinely gently massage bony prominence, areas of continuous stress, use of emollients, lotion and limiting use of soap for bathing may help. स्किन इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए हम पेशेंट का जो स्किन का कंडीशन उसको ठीक रखेंगे, इसलिए इसके लिए हम पेशेंट को डिफरेंट मसाज, सूदिंग स्किन एजेंट्स और स्किन को साफ रखेंगे, किसी प्रकार का वहाँ बैड सर नहीं हो, क्योंकि पेशेंट लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज है। तो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट, encourage and assist patient with reposition on a regular schedule, assist with active and passive range of motion ROM exercises as appropriate। मीन्स पेशेंट को बोलना है कि समय समय पर अपना पोजीशन चेंज करना है, जिससे कि स्किन इरिटेट नहीं हो, बैड सोर नहीं हो, और पेशेंट को कुछ समय अंतराल बाद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट, रिकमेंड एलिवेटिंग लोअर एक्सट्रीमिटीज़। पेशेंट को लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को एलिवेट करने के लिए बोलना है, क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, इनसफिशिएंट रिटर्न ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट, कीप लाइन्स ड्राई एंड फ्री ऑफ कीप लिनन ड्राई एंड फ्री ऑफ रिंकल्स। जो भी बेड शीट उसको हमको सूखा रखना है, रिंकल फ्री रखना है, जिससे कि स्किन इरिटेट नहीं हो। सजेस्ट
clipping fingernails short, provide mitten gloves if indicated. पेशेंट को हमको मीन्स पेशेंट के हमको नेल शॉर्ट करना है, देन उसको एडवाइज करना है कि आपके नाखून ज़्यादा नुकीले नहीं हो। इसके साथ साथ यदि ईचिंग हो रही है उसके लिए अपन ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, मिटन। नेक्स्ट, प्रोवाइड पेरिनियल केयर फॉलोइंग यूरिनेशन एंड वोवल। इसके साथ साथ आफ्टर द एलिमिनेशन वी प्रोवाइड द पेरिनियल केयर टू द पेशेंट to prevent infection. Next, use alternating pressure mattress, egg crate mattress, water bed, sheep skin as indicated. मीन्स अपन पेशेंट को एक अच्छा मुलायम बेड जो प्रेशर फ्री हो प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट, यूज केलेमाइन लोशन एंड प्रोवाइड बाथिंग सोडा बाथ टू prevent the skin or soothing the skin. Next, administer medication as indicated such as cholestyramine to the cholesterol level. And next medication is hydroxyzine. This is the antihistaminic medications that prevent the itching. Next, diphenhydramine, Benadryl. This is the also anti-allergic medications. We provide these medications as prescribed by the physician. Next, evaluation. After these interventions, we find there is the skin integrity is maintained, and now patient feel comfort. This is our third nursing diagnosis. This is risk for impaired skin integrity रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन। डिजीज़ कंडीशन से हमारा गोल था स्किन को हमको अच्छा रखना है, सूद रखना है और पहले से बेहतर रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 4। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू इंट्रा एब्डोमिनल फ्लूइड कलेक्शन। एसाइटिस मीन्स पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा क्योंकि एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज है, एसाइटिस है, एब्डोमिनल फूला हुआ है जिससे कि जो डायफ्रैगमेटिक मसल है प्रेस है, लंग्स पूरा एक्सपेंशन नहीं हो रहा और पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई हो रहा है। तो ये हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस 4 है, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। गोल टू मेंटेन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न्स मीन्स हमको वो इंटरवेंशंस यूज़ करने जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई नहीं हो, ढंग से सांस ले सके। Here are the interventions for this nursing diagnosis. First intervention is monitor respiratory depth and effort of the respiration. Next, auscultate breath sound, noting crackle, wheeze, raunchy. These are the different types of respiratory sound we heard. Next, investigate changes in the level of consciousness due to a lack of the oxygen. There is some confusion or some distress condition and deterioration condition. So we also find or to check the cognitive status of the patient. Next, keep head of the bed elevated. Next, position on side. Next, encourage frequent repositioning and deep breathing and cupping exercises and cuffing सॉरी डीप ब्रीदिंग एंड कपिंग एक्सरसाइज। हमको पेशेंट का थोड़ा हेड एंड ऊंचा रखना है, ऐसा लगे कि जैसे पेशेंट सेमी फाउलर्स या फाउलर्स पोजीशन में बैठा है। इसके साथ पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज के लिए एडवाइज करेंगे टू स्ट्रेंथन द लंग्स। नेक्स्ट, मॉनिटर एवीजीज, पल्स ऑक्सीमेट्री, वाइटल्स कैपेसिटी मेजरमेंट, चेस्ट एक्सरे। हमको ये सारा चीज़ लैब डायग्नोसिस करना है, इन्वेस्टिगेशंस करना है। प्रोवाइड सप्लीमेंटल O2 as indicated in chronic respiratory distress condition. We provide the oxygen therapy to the patient. Next, evaluation ineffective breathing pattern maintained by these interventions. We follow and provide to the patient that at last we evaluate that the patient now feel or easy respiratory pattern. तो ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर 4, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड to the intra-abdominal fluid. Diagnosis: fifth, risk for injury related to the abnormal blood profile altered in clotting factors. Due to disease condition, there is alteration in the clotting factors. These lead to the bleeding disorders in or chances of the injury
टू द पेशेंट। गोल होगा हमारा टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड इंजरी को हमको कम करना, ये गोल होगा। इसके लिए इंटरवेंशन हम कौन कौन से यूज़ करेंगे यहाँ पे? Closely assess for signs and symptoms of GI bleeding. Check all secretions for frank or occult blood. Observe color and consistency of stool, angio drainage और vomitus। तो रिस्क फॉर इंजरी के लिए हमको पेशेंट को देखना है कि ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड कोagulating फैक्टर insufficient, this mechanism will lead to the internal bleedings that present in the stool as the occult blood stool, and we assess this stool about their consistency and this for the time period of bleeding. Next, observe for presence of petechiae, ecchymosis and bleedings. There are different types of internal bleeding signs. Next, monitor pulse, BP, no change in mental status and level of consciousness। इसको हमको चेक करना है पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड mental status। Next, avoid rectal temperature, be gentle with GI tube insertion। मीन्स हमको रेक्टल टेम्परेचर लेने से बचना है क्योंकि ये प्रोसीजर ब्लीडिंग कोज कर सकता है। सेम एज बी जेंटल GI ट्यूब फीडिंग इंसर्शन एंड बी अवॉइड द bleeding chances। Next, encourage use of soft toothbrush, electric razor, avoiding stinging for stool, vigorous nose blowing and so forth। हमें पेशेंट को बताना है कि हमें इस किसी तरह की एक्टिविटी नहीं करनी जिससे कि पेशेंट को नुकसान हो और कहीं पे भी ब्लीडिंग चांस को हमको अवॉइड करना है। इसके लिए पेशेंट को बताना है कि सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है जो कि गम्स में ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक रेजर यूज़ करना है। नेक्स्ट, अवॉइड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टूल, हमको स्ट्रेनिंग से बचना है। नेक्स्ट, विक्रस नोज ब्लोइंग एंड सो फोर्थ। तो ये था हमारा द इंटरवेंशन दैट प्रिवेंट द ब्लीडिंग चांसेस। नेक्स्ट, use small needle for injections, apply pressure to small bleeding and venipuncticide for longer than usual। हमको इंजेक्शन मेडिकेशन के लिए स्मॉल नीडल का यूज़ करना है और उसको हमको आफ्टर द मेडिकेशन इंजेक्शन हमको बहुत लंबे समय तक प्रेस करके रखना है जिससे कि ब्लीडिंग नहीं हो। नेक्स्ट, एडवाइस टू अवॉइड एस्पिरिन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को हमको अवॉइड करना है क्योंकि दीज प्रोडक्ट्स ब्लीडिंग चांसेस को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, monitor HB, hemocritin, clotting factors। Next, administer medications as indicated, supplemental vitamins, vitamin K, D, C and stool softeners। हमको कुछ मेडिकेशंस के साथ साथ विटामिन्स और स्टूल सॉफ्टनर्स का यूज़ करना है टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग। नेक्स्ट, आफ्टर दीज इंटरवेंशंस वी फाइंड दैट देयर इज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड इंजरी रिड्यूस। तो ये था हमारा लास्ट नर्सिंग केयर प्लान, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू द एबनॉर्मल ब्लीडिंग प्रोफाइल अल्टर्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिसमें हमने वेरियस इंटरवेंशंस के थ्रू रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड इंजरी को रिड्यूस किया। फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो में नर्सिंग केयर प्लान ऑन सिरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट का बनाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट ज़रूर भेजिएगा। इसके साथ साथ हमने हमारे चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर बहुत सारे नर्सिंग से रिलेटेड कंटेंट्स, केस हिस्ट्री, फाइल मेकिंग, नर्सिंग केयर प्लान, हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली फोल्डर एक्सेट्रा आइटम्स को अपलोड किया हुआ है। आप इन सारी चीज़ों को यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ वेरियस नर्सिंग रिलेटेड मैटर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि आपको सारा टॉपिक्स की वीडियो इजीली आप ऐड कर सको। एंड आफ्टर सब्सक्रिप्शन द चैनल प्रेस बेल आइकॉन। So please subscribe this channel and find different nursing care plans and different nursing notes here. Thank you.